Hello students, today we are going to revise continuity thoroughly. हर तरह के क्वेश्चन का एक्सपोजर भी लेंगे, उसके बाद आप जहां से मर्जी क्वेश्चंस करें you'll be able to do them very comfortably. अब मैंने जो शेड्यूल आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब उसे कर दिया. हमने रिलेशन एंड फंक्शन को स्किप कर दिया बेस्ड ऑन योर नीड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि जहां उनको डिफिकल्टी आ रही है अगर पहले वो चीज सॉर्ट आउट हो जाए देन दे विल बी मोर कंफर्टेबल. सो लेट्स जस्ट डू दैट वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब इसमें एक और चीज मैंने एक आपको असाइनमेंट भी इसमें अटैच किया हुआ है. अगर आप उन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं ना साथ में तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे और यहाँ पे आपको एक्सपोजर हर तरह का तो मिल ही जाएगा. ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्विकली गो अहेड. तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं. When we say f of x be a continuous function at x is equal to a, all what we mean is left hand limit at a, right hand limit at a, मतलब दोनों तरफ से जो फंक्शन है वो सेम वैल्यू के टुवर्ड्स अप्रोच होना चाहिए. लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, पहला क्राइटेरिया. एंड फंक्शन का वैल्यू एट ए मस्ट बी सेम एज द लिमिटिंग वैल्यू. ओनली इन दैट केस बिगर पेन उठाए हम इस ग्राफ को कंप्लीट कर पाएंगे उस जगह पे, राइट. तो कोई भी फंक्शन किसी जगह पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए एक ही कंडीशन है, लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, दैट्स इट. ठीक है, अब डिसकॉन्टिन्यूअस कोई फंक्शन किस किस रीजन से हो सकता है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए दो इक्वालिटी हमें चाहिए ना. तो अगर इनमें से कोई भी फेल हो जाता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा. लेकिन उन रीजंस को एक बार अच्छे से समझते हैं. अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट बोथ आर अनइक्वल, तो इस तरह के सिचुएशन में ग्राफ अगर आप देखें तो इस तरह से क्रिएट होता है. इसे हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी. दोनों तरफ का जो वैल्यू है उसमें देयर इज ए जंप, तो ये है जंप डिसकंटिन्यूटी. एक और चीज देखना, कई डिसकंटिन्यूटी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रिमूवेबल और कुछ ऐसे होती है जिन्हें हम कहते हैं नॉन रिमूवेबल. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक पॉइंट पे, जैसे ए पे अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एंड ए पे ही आप उस फंक्शन के वैल्यू को रीडिफाइन करते हुए उसे कॉन्टिन्यूअस बना पाओ, देन सच डिसकंटिन्यूटीज आर कॉल्ड रिमूवेबल टाइप. तो उसमें क्लियर है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट have to be equal. इक्वालिटी है तो अंडरस्टूड है, फाइनाइट तो वो होंगे, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए कभी इक्वालिटी यूज हो ही नहीं सकता. दोनों तरफ का लिमिट सेम होना चाहिए. एंड अगर फंक्शन का वैल्यू है तो उससे इक्वल नहीं है, या तो फंक्शन का वैल्यू है ही नहीं, मतलब उस जगह पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. तो उस केस में बस हमें एफ ऑफ ए को असाइन करना है. अगर डिफाइंड नहीं है तो आप असाइन करोगे, अगर ऑलरेडी डिफाइंड है कुछ और वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू से इक्वल नहीं है, तो आप उसे रीडिफाइन करोगे. मतलब एक जगह पे फंक्शन के वैल्यू को रीडिफाइन करें या डिफाइन करें, मतलब वैल्यू असाइन करते हुए हम कॉन्टिन्यूटी ला पाए, उसे हम कहते हैं रिमूवेबल टाइप. तो रिमूवेबल टाइप तो बस यही है, और बाकी जितने भी डिसकंटिन्यूटी है वो नॉन रिमूवेबल टाइप है. तो जंप डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवेबल टाइप की होती है. ठीक है, तो ये है वो रिमूवेबल टाइप. इसमें भी दो होते हैं, एक जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन का वैल्यू या तो किसी और जगह पे है, जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. और दूसरा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट है, मतलब एफ ऑफ ए किसी और जगह पे लिमिटिंग वैल्यू से कोइंसाइड नहीं कर रहा है. और दूसरा होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जिसमें एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ए पे वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. दोनों को हम रिमूवेबल टाइप ही कहते हैं. नेक्स्ट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई भी माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और यह नॉन रिमूवेबल टाइप की होती है. एंड देन द फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी. जैसे एग्जांपल के सेक में आप देखना, इफ आई हैव साइन ऑफ 1 by x when x is not equal to 0 and is 0 when x is equal to 0. अब अगर आप इसका लिमिट निकाले ना, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू एट 0 तो 0 ही है, वी आर चेकिंग फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to 0, पर्टिकुलरली एट x is equal to 0. ठीक है, तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू तो 0 है, अब बस हमें लिमिट फाइंड करना है. तो जब आप साइन 1 by x x टेंड्स टू 0 प्लस या 0 माइनस अप्लाई करेंगे ना, तो 0 प्लस के लिए ये इन्फिनिटी आएगा. अब हमें ये तो क्लियर है कि साइन ऑफ इन्फिनिटी, साइन ऑफ एनीथिंग -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या वैल्यू आएगा साइन ऑफ इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं, तो साइन ऑफ इन्फिनिटी को आप फिक्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये क्लियर है कि वो ऑसिलेट करेगा विद इन द सर्टेन इंटरवल. तो इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, रीजन बीइंग समथिंग व्हिच कैन नॉट बी मैथमेटिकली आइडेंटिफाइड. जिसको हम कहते हैं कि आज इंटरवल में आएगा, दैट इज फाइन, बट एक्जैक्टली जो चीज आइडेंटिफाई नहीं हो सकता उसे हम मैथमेटिकली अनडिफाइंड कहते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट ये वैल्यू डिफाइन हम नहीं कर पाएंगे, एंड फंक्शन का वैल्यू 0 है, लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू, सो इट इज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, ये हो गया रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी. नेक्स्ट देखें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन रूल्स पे टेंशन रखते हैं ना,
बहुत सारे क्वेश्चंस देखने में बहुत ट्रिकी हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, करने में लेंथी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनके हेल्प से उन्हें आंसर करते हैं तो नॉट मच टू डू, ठीक है। सो इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, किसी भी पोजीशन पे जहां आप चेक कर रहे हो, सपोज एक्स इज इक्वल टू ए पे ये कॉन्टिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, कॉन्टिन्यूटी रहेगी। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस होता है, कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस ही आता है। तो बाय दैट अगर आपको साइन ऑफ कॉस एक्स को डिस्कस करना हो ना, तो आप कहेंगे साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस तो वो आएगा ही। जैसे आपको कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मॉड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मॉड इज कॉन्टिन्यूअस, तो कंपोजिशन इज कॉन्टिन्यूअस। फिर उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन हमने साइन के साथ लिया जो कि कॉन्टिन्यूअस है, तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन कॉन्टिन्यूटी तो हमें देगा। तो इस तरह से आप डिस्कशन उनका क्विक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स है, तो हमें पता है कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉड कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस है, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस लाइक दिस, ठीक है। लेकिन डिवीजन में दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को जब आप डिवाइड करते हैं, डिवीजन डिसकंटिन्यूटी देता है when g of x is 0. So discontinuous at all those x where g of x is equal to 0. इन जगह पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। परफेक्ट है। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2x प्लस 1 अपॉन मॉड x प्लस 2, इसकी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप बताएं, तो हमने देखा पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस है, मॉड x कॉन्टिन्यूअस है, कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का समेशन कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट इज डिवीजन, जब आप डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर जहां जीरो बनेगा तो डिसकंटिन्यूटी आएगी, और यहाँ डिनोमिनेटर कभी जीरो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मॉड x इज इक्वल टू -2 इज नेवर इज पॉसिबल, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन R। लेकिन वही चीज अगर डिनोमिनेटर में मॉड x -2 होता तो हम कहे होते हैं मॉड x इज इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, मतलब x इज इक्वल टू प्लस -2 पे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से हम इनका यूज लेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी a पे ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपोजिशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, आपको क्वेश्चन पे ही वर्क करके उसे आंसर करना पड़ेगा। परफेक्ट। अब अगर ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी ही देगा, लेकिन इनके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता इन जनरल, वो क्वेश्चन स्पेसिफिक हमें वर्क करना पड़ेगा। एंड दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपोजिशन कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन आपको दिए गए हैं एफ एंड जी, आप उनके ऊपर बेस्ट वर्क करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है हमारे पास, उनमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कौन कौन से हैं? आप देखो सारे पॉलिनोमियल्स कॉन्टिन्यूअस होते हैं, देन मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस आता है एट एवरी इंटीजर, fractional part discontinuous at every integer, signum discontinuous at x is equal to 0. Then trigonometric functions sin x, cos x, they are continuous in R. Tan x, उसका डिनोमिनेटर में tan x sin by cos होता है ना, तो cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे, एंड sec 1 by cos होता है, उसका भी डिनोमिनेटर में cos x है, तो tan एंड sec इन दोनों के डिनोमिनेटर में cos x आता है, तो दोनों नॉट डिफाइंड होते हैं एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, तो डिसकंटिन्यूटी आएगी जब नॉट डिफाइंड है, राइट। उसी तरह से कॉट एंड कोसेक दोनों के डिनोमिनेटर में साइन एक्स आता है, तो वो नॉट डिफाइंड होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट डिसकंटिन्यूटी आ जाता है एट एन पाई, ठीक है। एंड लॉग विद इन द डोमेन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल विद इन द डोमेन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स विद इन द डोमेन कॉन्टिन्यूअस, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स विद इन द डोमेन कॉन्टिन्यूअस, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में डिसकंटिन्यूटी आती है, क्योंकि उनके डोमेन में ही आप देख सकते हैं ब्रेक आ जाता है, राइट। सो बस उतना एलिमेंटरी फंक्शंस का लिस्ट अगर आपके सामने है ना, तो फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी नया फंक्शन जब क्रिएट होगा तो इन एलिमेंटरी फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या कंपोजिशन से ही क्रिएट होगा, और ये रूल हम फॉलो करते हुए आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कई हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें फंक्शन जो होगा ना वो डिफाइंड होगा रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स पे सेपरेटली, दो अलग अलग ब्रांचेस होंगे। फॉर एग्जांपल f of x is equal to x minus 1 when x is rational and 2 minus 3x when x is irrational, और आपको कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो इस तरह के जो डेफिनेशंस होते हैं, तो हमें ये तो क्लियर है कि इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ ए रैशनल नंबर देयर कम्स इरैशनल नंबर, एंड इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ ए रैशनल नंबर देयर कम रैशनल नंबर। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं जो q एंड q डैश पे डिफाइंड होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स पे डिफाइंड होते हैं, तो उन फंक्शंस में कॉन्टिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ तभी क्रिएट हो सकता है जब दोनों डेफिनेशंस इक्वल बन जाएं, राइट, ये दोनों इक्वल हो। So we get 4x is equal to 3, x is equal to 3 by 4 is the only point
वेयर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बाकी हर जगह ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूटी देगा। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं जो एक ही जगह पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन। फिर से कह देती हूँ, क्यू एंड क्यू डैश पे अगर डेफिनेशन चेंज हो रहा है तो दोनों को आप इक्वल करेंगे, उन एक्स को आप सॉल्व करेंगे, वहीं पे कॉन्टिन्यूटी मिलेगी एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस द फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट। नेक्स्ट देखें, फंक्शन गिविंग रैशनल आउटपुट। छोटी छोटी सी बातें हैं, बस ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज हुआ है कि फंक्शन इज डिफाइंड विद इन सर्टेन इंटरवल, लेट्स सपोज 1 to 2 है, ये इंटरवल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड इट गिव्स ओनली रैशनल आउटपुट, क्यू स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर। एंड क्वेश्चन ने ये भी कहा कि f इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रिलेटेड ही हम वर्क कर रहे हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड f ऑफ 3/2 का जो वैल्यू है इट सेज इट इज 10, देन व्हाट इज f ऑफ 3/4, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा। अब इमीडिएटली इस बात को समझना, कोई भी फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है और हमेशा रैशनल आउटपुट दे रहा है वो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। ऐसा क्यों? जैसे लेट्स सपोज 3/2 पे इसने 10 आउटपुट दिया, इसका मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है वो 3/2, 10 से पासिंग है, राइट। अब जैसे ही हम ग्राफ को ड्रॉ करना चाहेंगे ना, कंप्लीट ग्राफ को, तो 3/2 से थोड़ा सा जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे या तो आप ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे, या तो आप नीचे की ओर आने की कोशिश करेंगे, या तो आप मेंटेन रखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो 10 के इमीडिएट नेबरहुड में, क्योंकि ऊपर और नीचे जाना मतलब वैल्यू को आप 10 से थोड़ा बड़ा कर रहे हैं या 10 से थोड़ा कम कर रहे हैं, and in the immediate neighborhood of a rational number there comes irrational number। तो because of that, क्योंकि आउटपुट हमेशा ही रैशनल है तो ऊपर जाना परमिटेड नहीं, नीचे जाना परमिटेड नहीं है, तो अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमेशा रैशनल आउटपुट देता है तो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। इसका मतलब जो आउटपुट इसने एक जगह दे दिया वही आउटपुट ये मेंटेन करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूटी व्हिच इन्वॉल्व्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इस पे हम जाएंगे, उससे पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कि आपका वर्किंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखो, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया, इंटरवल कई बार छोटा इंटरवल दिया जाता है, कई बार बड़ा इंटरवल दिया जाता है, बड़ा इंटरवल पे कम क्वेश्चंस आते हैं लेकिन रिसेंट टाइम में आ रहे हैं, ठीक है। और करने के स्टाइल में देखो, इंटरवल छोटा है या बड़ा है उनके लिए डिफरेंस क्रिएट करता है जिनके लिए वो ना एक एक पॉइंट पे चेक करते हुए करते हैं वो, लेकिन जिसको ये पूरा चीज ही क्लियर है कि आंसर कैसे करना है, बिगर एक एक पॉइंट पे चेक किया, उनके लिए कोई मुश्किल ये है ही नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा इंटरवल क्वेश्चन हमें दे दे। तो लेट्स टेक एफ ऑफ एक्स, एक नोन फंक्शन है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमें कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी उस एस्पेक्ट से हमें इसे स्टडी करना है, इंटरवल हमें दे दिया गया जो भी दिया गया है, ठीक है। तो आप इमीडिएटली एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और पॉसिबल ग्राफ क्या हो सकता है, या तो ये ग्राफ ऊपर की ओर भागता हुआ मिलेगा, या तो ये ग्राफ नीचे की ओर आता हुआ मिलेगा, या तो ये ग्राफ पार्शियली ऊपर गया फिर नीचे की ओर उतरा, या तो ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा था फिर ऊपर की ओर टर्न होना शुरू किया, या फिफ्थ पॉसिबिलिटी विल बी मल्टीपल टर्न्स, राइट। लेकिन अगर हमें सिंगल टर्न पे वर्क करना आ गया तो आप मल्टीपल टर्न पे भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं। अब देखो, ए से बी का इंटरवल, सपोज ये है a, एफ ऑफ ए, और ये पॉइंट है b, एफ ऑफ बी, एंड वी आर सपोज टू वर्क ऑन a to b क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। इस इंटरवल में हमें सभी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को काउंट करना है। अब आपने सिंपल सा वर्क करना है, ये जो भी एफ ऑफ एक्स है ना, इसका रेंज ले लेना है a से b के इंटरवल में, और रेंज निकालना हम सबको आता ही है, राइट। और जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वहां से आपको पता भी चल जाएगा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे उतर रहा है, या टर्न ले रहा है, किस तरह का टर्न ले रहा है, पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी डेरिवेटिव के हेल्प से, ठीक। अब ले सपोज हमारा केस ये है, अब आप इसका जब रेंज लेंगे, जो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसका रेंज तो लोवेस्ट इनपुट के लिए लोवेस्ट आउटकम आएगा एंड हाईएस्ट इनपुट के लिए हाईएस्ट आउटकम आएगा, राइट। अब आप इस इंटरवल में जितने भी इंटीजर्स है ना, उन इंटीजर्स को आप नोट डाउन कर ले। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के फॉर्म में लेती हूँ, ये पॉइंट है 1,4 और ये पॉइंट है लेट्स टेक 3,10, ठीक। और हमें 1 से 3 के इंटरवल में इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को काउंट करना है। नाउ यहाँ पे एक इंटीजर है, तो इंटीजर पोजीशंस को आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो कितने इंटीजर्स है, पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कह रही हूँ, अदरवाइज हमें आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने इनिशियल पॉइंट लिया और उसके बाद 4 के ऊपर जो इंटीजर आएगा वो 5 आएगा, यहाँ ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने 10 पे ड्रॉ कर लिया और इसके जस्ट नीचे 9 पे ड्रॉ कर लिया, और मिडिल पोजीशन भी सेम रूल ही फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो, कोई भी फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसका अगर आप इनिशियल पोजीशन पे कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको वन साइडेड कॉन्टिन्यूटी ही लेना होगा, क्योंकि 1 से पहले फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो 1 पे एंड 3 पे एंड पॉइंट्स इन द इंटरवल पे वन साइडेड कॉन्टिन्यूटी का ही डिस्कशन होगा।
तो 1 पे राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक होगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू एट 1 एंड फंक्शन का वैल्यू एट 1 प्लस, इस तरह से होगा। एंड 3 पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक होगा, मतलब एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 3 माइनस, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है इन दैट केस कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूटी आएगी, ठीक है। अब कोई ग्राफ जो ऊपर की ओर भाग रहा है, तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू तो 4 है, 1 से जैसे ही अबव आप जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो वैल्यू 4 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 ही रहेगा। तो जो ऊपर जाता हुआ ग्राफ है ना, उसके लिए जब आप राइट हैंड साइड का चेक करेंगे, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी, इस तरह के सिचुएशन में मैं आपको बता रही हूँ, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी विल ऑलवेज होल्ड ट्रू, सी लिख लेते हैं राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी, एंड लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी विल ऑलवेज फेल, जो इंक्रीजिंग वाला केस होगा, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट पोजीशन होगा वहां पे तो आपको दोनों साइड का लेना होगा। अब राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी है लेकिन लेफ्ट हैंड नहीं है, तो ओवरऑल तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू राइट साइड वाले वैल्यू के साथ तो मैच कर रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के साथ अनइक्वल है, तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो जब तक ये दोनों होल्ड नहीं करेंगे तब तक हम वहां पे कंटिन्यूटी नहीं मानेंगे, लेकिन एंड पोजीशन पे तो वन साइडेड ही लेना है। अब देखो आप कितना इजीली इसे कंप्लीट कर सकते हो। हमारे पास इसका जो रेंज आया है ना वो है 4 to 10, तो 4 से 10 के बीच में कितने इंटीजर्स है, कैसे लेते हैं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, 7 सच पोजीशंस आर देयर, उसमें से 2 तो है एक्सट्रीम पोजीशन, राइट, तो उन्हें तो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और जो 5 पोजीशन से बीच वाले वहां तो स्ट्रेट अवे डिसकंटिन्यूटी कंफर्म है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ ही नहीं सकते। जो ऊपर जाता हुआ ग्राफ है, जिसे मैंने कहा राइट हैंड कंटिन्यूटी विल होल्ड ट्रू, मतलब अबव, जस्ट अबव वाला वैल्यू का ग्रेटेस्ट वैल्यू विल मैच विद द फंक्शन वैल्यू, लेकिन बिलो वाला मैच नहीं करेगा क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू नीचे चला जाएगा, ठीक है। जैसे फंक्शन का वैल्यू ले सपोज 5 है, तो 5 से थोड़ा ऊपर का ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 रहेगा, 5 से थोड़ा नीचे का ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें स्ट्रेट अवे मिल गए। अब अगर आप 1 पे चेक करें तो सिर्फ हमें राइट हैंड कंटिन्यूटी लेना है जो कि होल्ड करेगा, तो 1 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड 3 पे फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी क्योंकि वहां पे हमें लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करना है, राइट, ये अनइक्वल है, ये इक्वल है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो हम यहाँ पे कहेंगे दे आर 6, परफेक्ट हो गया। अब डिक्रीजिंग के केस में देखना, इसी तरह से हम इसे समराइज कर लेंगे। डिक्रीजिंग के केस में भी एग्जैक्टली वही चीज आप चेक करेंगे, आपने इंटीजर लाइंस लेना है जहां जहां भी वो फंक्शन इंटीजर बन रहा है, ठीक है। और डिक्रीजिंग के केस में जैसे ही नीचे आता है ना, तो आप खुद देखो, जैसे किसी जगह पे फंक्शन का वैल्यू 5 है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 5 से थोड़ा छोटा हो जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 बन जाएगा, लेकिन 5 से थोड़ा सा अबव जाएंगे ना तो ग्रेटेस्ट वैल्यू विल रिमेन 5। तो ये क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है तो ऊपर वाला और फंक्शन का वैल्यू मैच करेगा, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी विल होल्ड ट्रू बट राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी विल फेल, ठीक है। तो जब आप एंड पॉइंट्स पे, अगर एंड पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू एक इंटीजर है तो उस जगह पे भी आपको चेक करना है, राइट। और इनिशियल पोजीशन पे हमें सिर्फ राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता है और वो फेल हो जाएगा, तो इस जगह पे तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, वेयर यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड ही लेना है। और बीच में जितने भी इंटीजर वैल्यूज मिले, जितने भी ऐसे पोजीशन है, वो सारी जगह पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, क्योंकि दोनों जब तक होल्ड नहीं करेंगे तब तक इंटरमीडिएट पोजीशन पे तो कंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों तरफ का वहां पे चेकिंग होना है, राइट। तो इस तरह से आप इमीडिएटली उसे काउंट कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, पहले हम इन चीजों को समराइज कर लेते हैं। अब ले सपोज ग्राफ ऊपर गया और इस जगह पे भी लेट्स टेक इंटीजर वैल्यू इसने क्रिएट किया। मैं पूरा सैंपल सिचुएशन लेके आपको बता देती हूँ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स टेक ये वाला पॉइंट है 1,1 इंटीजर ये, और ये जो पिक है इसका इट इज 4,10, और फिर ये नीचे उतरा, लेट्स टेक दिस इज 7,1, सेम ही ले लेते हैं, ठीक है, 1 हाइट। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का हमें पता लगाना है। अब 1 पे वन साइडेड लेना है, इंक्रीजिंग है, तो राइट हैंड कंटिन्यूटी विल होल्ड ट्रू, तो 1 पे तो कंटिन्यूअस आ जाएगा। अब 1 से यहाँ पे आउटपुट 1 है, यहाँ पे आउटपुट 10 है, राइट। सो 1 से 10 में कितने इंटीजर्स हुए, 10 हुए, और उन 10 में से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को आप हटा दो तो इंटरमीडिएट पोजीशन हमें कितने मिले, 8। तो हर जगह पे डिसकंटिन्यूटी तो कंफर्म्ड है, और यहाँ पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही है। और इस 4 पे तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले डिक्रीजिंग ब्रांच पे चलते हैं। यहाँ फंक्शन का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 10 है, 10 इंटीजर्स आ गए, और दोनों एंड पोजीशंस को हटा दो तो इंटरमीडिएट पोजीशन फिर से हमें 8 ही मिले, तो यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है, ठीक है। अब अगर हम 7 पे चेक करें, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है और हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, एंड दैट विल होल्ड ट्रू हियर, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी फॉर ए डिक्रीजिंग फंक्शन इट होल्ड्स ट्रू, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस बन जाएगा फंक्शन। अब बात करना है हमें इस जगह पे। अब आप देखो फंक्शन का वैल्यू एट 4 तो 10 है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में 10 से थोड़ा छोटा वैल्यू, राइट हैंड साइड में भी 10 से थोड़ा छोटा वैल्यू हुआ, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों का ही 9 आ जाएगा। इसका मतलब उस जगह पे डिसकंटिन्यूटी तो है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे अगर फंक्शन का वैल्यू इंटीजर है तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है,
उसी तरह से यहाँ पे इस पोर्शन पे तो आपको चेक करना आता है, इंटरमीडिएट पोजीशन पे और इनिशियल पोजीशन पे। उसी तरह से टर्मिनल पोजीशन एंड इंक्रीजिंग पोर्शन पे आपको चेक करना आता है। इस जगह पे देखो, अगर तो फंक्शन का वैल्यू नॉन इंटीजर है, यहाँ पे भी वही चीज, अगर ये नॉन इंटीजर है तो वो कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, राइट, कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। लेकिन अगर इंटीजर है तो डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे क्रिएट होगी। उसी तरह से अगर ये नॉन इंटीजर वैल्यू है तो नॉन इंटीजर पे तो हमें चेक भी नहीं करना होता है ना, नॉन इंटीजर जो वैल्यूज है वहां पे कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। जहां जहां एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक इंटीजर आएगा बस वहीं पे डिसकंटिन्यूटी का चांस बनता है और वहीं पे हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ फंक्शन का वैल्यू अबव जा रहा है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू विल रिमेन द सेम, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आएगी, राइट। तो यहीं पे जो हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स मिलेंगे बस उन्हीं को हमें काउंट करना है, यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। हमें हर तरह के क्वेश्चंस करना है, तो लेट्स जस्ट बिगिन। कॉन्टिन्यूटी रिलेटेड जितना भी थ्योरी पार्ट था वी हैव कवर्ड उतना ही है, ठीक है। बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेना है, हर तरह के क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले भी आएंगे, बिगिनिंग से करते जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट, फाइंड एफ ऑफ ए फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने कहा कि ये जो फंक्शन है ये एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे हम क्या असाइन करें ताकि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस बन जाए, ठीक है। तो हमें क्लियर है कॉन्टिन्यूअस बनने के लिए फंक्शन का वैल्यू एट 0 मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एट 0, राइट। तो बस हमें इतना सा काम क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है कि x टेंड्स टू 0 पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो और वही एफ ऑफ 0 का वैल्यू होगा। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर हम देखें तो ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। बच्चे इसके क्वेश्चंस करने से पहले लिमिट को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत सिंपलर तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, लिमिट को अच्छे से आप जरूर कर लें कॉन्टिन्यूटी पे जाने से पहले। मैंने ये भी एक रीजन है लिमिट को मैंने रिवाइज नहीं करवाया क्योंकि लिमिट ऐसा चैप्टर है जिसको मैं चाहती हूँ कि लिमिट के आप डिटेल्ड वीडियोस को गो थ्रू करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे आए। अब देखो 0/0 फॉर्म है, आप एलएच रूल का यूज ले सकते हैं, आप स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो एलएच रूल तो आप सबको अप्लाई करना आता ही है, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट के हेल्प से सॉल्व करके बताऊं, ठीक है। तो x + 1 होल पावर n है, ये क्या कर रही हूँ -1 कर रही हूँ इसके साथ, एंड x + 1 होल पावर 1/3 है, इसके साथ भी मैंने -1 कर दिया और नीचे जो x है उसको हमने दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। एंड x इज अप्रोचिंग 0, दोनों में हम सेपरेटली अप्लाई कर देंगे और दोनों इंडिविजुअली 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन है। अब मैं कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, थोड़ा ध्यान देना। x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a, वी नो इट इज n a पावर n माइनस 1, ये हमें पता है। अब देखो इसका आप कितना ब्यूटीफुल यूज लोगे, x इज अप्रोचिंग a, तो x इज अप्रोचिंग a, तो जब x a को अप्रोच करेगा तो x पावर n विल अप्रोच a पावर n, राइट। जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन दिखे तो इमीडिएट अटेंशन आप इसी पे डालना, ठीक है। कई बार a की जगह पे 1 होता है तो आप 1 के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो या आप एज इट इज पे डिस्कस कर सकते हो। 1 पावर n 1 ही होता है तो आप ऐसे लिख लो, x इज अप्रोचिंग 1, देन इट इज a का वैल्यू 1 हो गया तो दिस इज n, ठीक है। इन पे आपको अटेंशन देना है, अब ध्यान देना, दिस इज एज x अप्रोचेस 0 दिस इज अप्रोचिंग 1, ठीक है। मतलब x + 1 इज अप्रोचिंग 1। अब यहाँ पे भी हमारे पास x + 1 - 1 है, x है ना, उसको हम सेम फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी वही चीज। अब आप ध्यान दो, इसके साथ रिलेट करो, x मतलब सम वेरिएबल, जरूरी नहीं कि हमेशा x के फॉर्म में ही हमें दिखे, वेरिंग क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेरिएबल इज अप्रोचिंग सम कांस्टेंट, एंड यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पे पावर n के साथ है, 1 पावर n 1 ही होता है तो हाफ को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। And that x + 1 is approaching 1, that variable is approaching 1, that variable is approaching, that variable is approaching, तो x + 1 is approaching 1, तो x is approaching 0, उस केस में इस x के लिए ये वैल्यू इसको अप्रोच कर रहा है, राइट। तो अब आप इसके साथ इसे रिलेट कर सकते हो, सो कैन वी से दिस वैल्यू इज 1/2 एंड दिस वैल्यू सेकंड वन इज 1/3, और यहाँ से हम इसे आंसर कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। बस एक्सपोजर के सेक में मैंने आपको बताया, वैसे तो LH रूल से आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। दिस इज x + 1 होल पावर -1/2 and 1/3, x + 1 होल पावर -2/3, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 आएगा। अब x अप्रोचिंग 0 के लिए 1/2 - 1/3, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए इस प्रोसेस से करें, ये नहीं कह रही हूँ, आई एम ओनली ट्राइंग टू गिव यू एक्सपोजर। कई बार ऐसे सिचुएशन आएंगे जिसमें अगर आप इस प्रोसेस से करते हो तो आपका टाइम बच सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखें 1/x - 3/e पावर 3x - 1, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 क्या होना चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, मतलब हमें x टेंड्स टू 0 पे वर्क करना है। अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के लिए आपको क्या बताया था, इमीडिएटली आप दोनों को कंबाइन कर देना,
वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, इमीडिएटली हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मिक्सचर बेस्ड सिचुएशन आप देख सकते हैं, यहाँ मिक्सचर ऑफ फंक्शन है या मिक्सचर ऑफ फंक्शन है। तो जब मिक्सचर ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं, या तो आप एक्सपांशन का यूज ले लो या तो आप LHL का यूज ले लो। ठीक है, अब जब आप LHL भी अप्लाई करोगे ना तो स्मार्टली करना, स्मार्टनेस दिखाना है आपको। वो किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिक्सचर है, अगर आप LHL अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल से करना होगा, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है। प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे, अननेसेसरी वर्क पे आप जाओगे। रादर आपको क्या तरीका मैंने बताया था, जब भी e पावर f of x माइनस 1 एंड x ऐसा है जिसके लिए f of x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आप इसको इक्विवेलेंट टू f of x कंसीडर कर सकते हैं, अगर ये आज ए फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट में अगर उसका प्रेजेंस है। राइट, पूरे क्वेश्चन में आज मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में आज ए फैक्टर अगर वो सेपरेटली अवेलेबल है तब आप ये काम करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कभी भी नहीं करना, डेंजरस आउटपुट इट कैन गिव यू। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास log ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स है एंड एफ ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग 0, तो आप इसे एफ ऑफ एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। फिर से वही चीज, अगर वो फैक्टर में उसका प्रेजेंस है, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग 0, आप इसे एफ ऑफ एक्स की तरह ट्रीट करें। टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, आप उसे एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दें अगर प्रोडक्ट में है तो। ठीक है, तो क्या हम इसको 3x कंसिडर कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में 3x² आ गया। तो अगर अब आप LHL अप्लाई करते हैं तो इट इज स्मार्ट वर्क। तो न्यूमरेटर में आ गया एज दिस और डिनोमिनेटर में 3x², सो 6x। राइट, 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेके हम कैंसिल कर देते हैं। सो e पावर 3x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में है 2x, ये आज एक फैक्टर है ना, तो फिर से यही चीज हम यूज में ले सकते हैं। सो 3x/2x, सो आंसर इज 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 3 tan x होल पावर 5/x, x नॉट इक्वल टू 0। तो लिमिट हमें अप्लाई करना है फंक्शन को वैल्यू एट 0 फाइंड करने के लिए फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। तो हमने देखा 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसके लिए e पावर f of x माइनस 1 है ना लिमिट, सो इट इज 5/x एंड tan x/x x टेंड्स टू 0 पे ये हमें देता है 1, तो ये आ गया e पावर 15। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू एट 0 मस्ट बी e पावर 15 फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट it says find a and b for which f of x is continuous at x is equal to 0. f of x फर्स्ट ब्रांच है x लेस देन 0 के लिए, sin x by x होल ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, और यहाँ पे पॉलिनोमियल फॉर्म है, यहाँ पे b का प्रेजेंस है। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट शुड बी वैल्यूज ऑफ a and b। तो क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एट 0 एंड वही राइट हैंड लिमिट से इक्वल होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो ये एक ही रीजन होता है। अब x लेस देन 0, देखो ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन होता है, तो 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, जो sin x by x है, x टेंस टू 0 के लिए 1 को अप्रोच करता है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 1 को अप्रोच करता है, लिमिटिंग वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 तो है नहीं, एग्जैक्टली 1 होने के लिए इन दोनों को इक्वल बनना होगा, जो पॉसिबल नहीं है, दोनों डिफरेंट ही है। तो ये वैल्यू 1 से या तो बड़ा होगा या 1 से स्मॉलर होगा, इतना छोटा सा बड़ा या छोटा होता है कि हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। राइट, तो ये हम इसे 1 कहते हैं। तो अब ये 1 प्लस है या 1 माइनस है, तो इस बात को आप याद रख लें, लिमिट के केस में हमने डिटेल में किया हुआ है। x टेंस टू 0 पे ये 1 से माइन्यूटली स्मॉलर आता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको डिस्कशन का पार्ट नहीं मानते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में उसे हमें कंसिडर करना ही होता है, क्योंकि 1 से थोड़ा सा भी अगर आप स्मॉलर वैल्यू लेते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 बन जाता है। राइट, तो इस केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बिकम 0, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 एंड tan x by x एक्सटेंड टू 0 के लिए वो 1 प्लस टाइप का होता है, ध्यान रखेंगे इन दोनों बातों का। एंड देन फंक्शन का वैल्यू एट 0, x at 0 इट इज a minus 1 एंड राइट हैंड लिमिट, ये जो भी फंक्शन है ना ये आ जाने से इमीडिएटली आपको एक्सपांशन पे जाना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। वैसे x टेंड्स टू 0 के लिए e को अप्रोच करता है, तो e माइनस e 0, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो 1 प्लस x होल पावर 1/x का एक्सपांशन का ही यूज लेना। दिस इज e इंटू 1 माइनस x/2। मैंने बहुत ज्यादा कोई आपको एक्सपांशन याद रखने के लिए नहीं कहा हुआ है, बहुत इजीली आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है e इंटू 1 माइनस x/2 प्लस 11x²। ठीक है, अब क्योंकि इसके जो टर्म्स है कोई पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं आते, इसीलिए फर्स्ट 3 से ज्यादा की हमें जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है, तो उन सब पे आपको जाना ही नहीं है, जितने टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी आप ऑलरेडी टोल्ड यू। अब ये एक्सपांशन जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, so e into 1 minus x/2 plus 11x²/24 and so on, आगे x का पावर और इंक्रीज ही होगा, देन माइनस e करेंगे तो ये e इसे कैंसिल कर देगा अपॉन x,
अब न्यूमरेटर से आप x को कॉमन लेके डिनोमिनेटर वाले x को कैंसिल कर दें, सो वी आर लेफ्ट विथ -1/2 11x/24 और इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबके पास x का प्रेजेंस होगा. नाउ व्हेन x अप्रोचेस 0 ये सब 0 बन जाएंगे. आंसर इज -e/2. तो ये हुआ -e/2 b टाइम्स है, ध्यान देना दिस इज b. राइट. क्वेश्चन कह रहा है a एंड b का वैल्यू, तो इन दोनों को इक्वेट किया तो a इज इक्वल टू 1 एंड b फॉर अस इज 0. राइट, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शन बेस्ड भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकते हैं, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए a एंड b की वैल्यूज. फाइन. नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले जितने भी पॉसिबिलिटीज थे वी हैव टेकन एट वंस. ठीक. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आपको सिर्फ इस अंदर वाले फंक्शन को पकड़ना है. x है जो हमें पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है विद इन दिस इंटरवल, जिसके बारे में क्लियरली पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या टर्न ले रहा है, तो उसका तो हम डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज डेरिवेटिव लेते हुए हम डिस्कशन कर सकते हैं. तो x के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. -1 से 2 का इंटरवल है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड इसका जो रेंज आएगा वो यही वाला आएगा -1 से 2. तो x as -1 x as 2 सेपरेटली डिस्कशन होगा एंड -1 एंड 2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1 करेंगे तो टोटल 4 इंटीजर्स आते हैं. इन दोनों को अगर हम हटा देते हैं तो 2 इंटीजर्स बीच में रह जाते हैं और इन दोनों पे डिसकंटिन्यूटी आएगी क्योंकि जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो राइट हैंड कंटिन्यूटी देता है लेकिन लेफ्ट हैंड फेल हो जाता है. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें स्ट्रेट अवे मिल गए. और 2 पे एक्सट्रीम वैल्यू राइट एक्सट्रीम ऑफ द इंटरवल है तो वहां पे तो हमें लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी लेना होगा और वो फेल हो जाएगा. यहाँ फील्ड -1 पे हमें राइट हैंड कंटिन्यूटी लेना है और वो वैलिड होगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज 3. ठीक है, इसी तरह से अब कोई एक्स्ट्रा हमें ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. एक्स स्क्वायर पे आते हैं. -2 से 2 है एक्स के वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक में हुआ 0 to 4. करेक्ट. अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 4 आ रहा है. अब देखो एक्स स्क्वायर है तो आप चाहे ऐसे ग्राफ भी बना लो, सिंपल ही तो है. और -2 पे ये हमें 4 दे रहा है और 2 पे भी ये हमें 4 दे रहा है और जहाँ टर्न ले रहा है वो 0 है और 0 पे ये 0 है. ठीक, अगर आप इंटीजर पॉसिबिलिटीज देखें तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है एंड उसके बाद 4 है. ठीक, तो इस तरफ आप आ जाएं, जो डाउनवर्ड मूविंग पोर्शन है तो ये बॉटम मोस्ट जगह 0 पे है, ये 4 पे है. टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स 5, उसमें से इन दोनों को आप एक्सक्लूड कर दें तो बीच में रह गए 3 पोजीशंस, वहां पे डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है. और यहाँ पे भी सिमिलरली जो अपवर्ड मूविंग पार्ट है वहां पे भी 3 पोजीशंस कंफर्म्ड है. ठीक है, अब हमें चेक करना है -2 पे और वो डाउनवर्ड मूविंग है और -2 द बिगिनिंग पोजीशन इन द इंटरवल है तो हमें राइट हैंड कंटिन्यूटी लेना होगा. डाउनवर्ड मूविंग है तो ये डिसकंटिन्यूटी हमें देगा. राइट, तो एक और पॉइंट आ गया दैट इज -2. अब 2 पे आ जाते हैं. ये अपवर्ड मूविंग है, हमें लेना है एंड पॉइंट, राइट एंड ऑफ द इंटरवल है ना, तो लेफ्ट हैंड हमें कंटिन्यूटी लेना होगा और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे है ना तो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है. तो एक और पॉइंट आ गया. उसके बाद 0 पे देखें ऐसे वाला है ना तो दोनों तरफ ऊपर है तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट वी एंड अप गेटिंग 5. ठीक, और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पे हमें कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे भी मिलते हैं. ट्रिग्नोमेट्री वाले बहुत सिंपल होते हैं आंसर करने में और ये वाले जो है बच्चे नॉर्मली उनको डिफिकल्टी आती है लेकिन दे आर सो सिंपल टू हैंडल. ठीक है, तो इसी तरह से करेंगे. तो इसे डिस्कस करते हैं. हियर 3x को या -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब एक इंटीजर होता है तो हम उस इंटीजर को कंफर्टेबली बाहर मूव कर सकते हैं, तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्क पे हम क्यों जाएंगे. ठीक, और ये कॉन्टिन्यूअस है. जहां जहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा sum or difference of a continuous and a continuous function will remain continuous. A discontinuous and a continuous function will lead to discontinuity. मतलब सारा कुछ इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो हम इसी पे ही वर्क करेंगे. अब देखें 1 से 5 का हमारा इंटरवल है और 1 से 5 के इंटरवल में एक्स स्क्वायर स्ट्रिक्टली अपवर्ड मूविंग होगा तो 3x स्क्वायर भी अपवर्ड मूविंग ही है. तो इंक्रीजिंग पोर्शन के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेट अवे रेंज ले लेना है. तो 3x स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 1 से 5 में है तो एक्स स्क्वायर 1 से 25 में हुआ 3 करेंगे सो दैट इज 3 से 75. परफेक्ट, ये है. ओपन एंड क्लोज इंटरवल का ध्यान रखेंगे, स्ट्रिक्टली अपवर्ड मूविंग है. ठीक, तो जो पहला पोजीशन है मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये ओपन इंटरवल में है, इसका मतलब 1 पे डिस्कशन हमें करना ही नहीं है क्योंकि 1 तो डोमेन का ही पार्ट नहीं है तो 1 को आप स्किप करें, आगे बढ़ें. तो अब टर्मिनल पोजीशन को चेक कर लेते हैं. 75 एज आउटपुट मिला है 5 की वजह से, अपवर्ड मूविंग है और एंड पॉइंट इन द इंटरवल के लिए हमें लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ता है. अपवर्ड मूविंग है, ध्यान देना, मतलब इस तरफ जो वैल्यू नीचे है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बिकम फॉर द लोअर, है ना, लोअर वाला इंटीजर आ जाएगा तो डिसकंटिन्यूटी आएगी. तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, वो जो राइट एक्सट्रीम ऑफ द इंटरवल है 5. फाइन, अब इन बिटवीन पोजीशन देखेंगे
तो 3 एंड 75 के बीच में कितने इंटीजर है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1 मतलब 73, और उन 73 में 3 एंड 75 को तो आप रिमूव कर दें तो रहेगी 71, ठीक। एंड स्ट्रिक्टली अपवर्ड मूविंग या डाउनवर्ड मूविंग है तो बीच में जो इंटीजर्स वैल्यू देते हैं ना फंक्शन, उस जगह पे हमेशा डिसकंटिन्यूटी तो आती है तो 71, क्लियर। नेक्स्ट साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप इसे ग्राफ बनाते हुए करें। तो 0 से 2 पाई का इंटरवल है, 0,0 से ग्राफ ऊपर की ओर गया, π/2, 1, उसके बाद ग्राफ में डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, π, 0। सारा खेल जो मैंने आपको बताया ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस उतना सा बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे तो हमें चेकिंग करनी नहीं है, ओपन इंटरवल में है, ठीक है। सो 2 पाई से पहले का हमें डिस्कशन करना है। अब इंटीजर पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ है, तो साइन है ना, तो उसका तो कंप्लीट रेंज ही हमें पता है, -1 से 1 में होता है। तो इंटीजर वैल्यू यहाँ है, इंटीजर वैल्यू इन जगह पे है और इंटीजर वैल्यू यहाँ पे है, ठीक। तो सबसे पहले इनिशियल पोजीशन पे आते हैं 0, 0 पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग ब्रांच है और राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी विल होल्ड ट्रू, तो यहाँ पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। और यहाँ पे इसने टर्न लिया, ये वाला जो टर्न होता है, और वहाँ पे इंटीजर वैल्यू अचीव किया तो डिसकंटिन्यूटी आती है, तो यहाँ पे आ गया डिसकंटिन्यूटी। जहां जहां इंटीजर वैल्यूज बन रहे हैं ना, सिर्फ वहां चेक करना है, यहाँ बार बार फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इंडिविजुअली एक एक पोजीशन पे आप चाहे चेक कर लो। अब ये जो पोजीशन है ये डिक्रीजिंग वाले पार्ट का है, राइट, डिक्रीजिंग, दोनों साइड की क्वांटिटी हमें लेनी होगी, और हमें पता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही आता है जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में दो तरफ की क्वांटिटी कभी होल्ड नहीं कर सकती, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। एंड देन यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हो रहा है और ये वाला टर्न है, तो यहाँ पे जब फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू अचीव कर रहा है और इस तरह से है तो वहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी बनती ही है, राइट। और 2 पाई पे तो हमें चेक करना ही नहीं है, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज दैट वी हैव एंडेड अप गेटिंग, क्लियर। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 sin x plus 1, एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे, 1 को हम बाहर मूव कर देते हैं और 3 sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब ये डिसकंटिन्यूअस होगा तब ये ओवरऑल डिसकंटिन्यूटी देगी, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो सम ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस एंड ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बिकम डिसकंटिन्यूअस। तो सारी कहानी किसके ऊपर बेस्ट है, इसके ऊपर। और x का इंटरवल क्या है, 0 से 2 पाई। तो 3 sin x की बात हम करते हैं, फिर से हम ग्राफिकली ही कर लेते हैं इसे। एक होता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आप पूरा ग्राफ बनाते हुए चेक कर सकते हो, बट ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ इस प्रोसेस से आपको इनफैक्ट वो डिस्कशन भी करने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रेट अवे इसे हैंडल कर सकते हैं। अब जब हम 3 sin x की बात करेंगे तो ग्राफ 3 टाइम्स एनलार्ज हो जाएगा, है ना, तो अब ये 3 तक जाएगा और इस तरफ ये -3 तक जाएगा, ठीक। तो इंटीजर पोजीशंस यहाँ है, यहाँ 1, 2 और यहाँ 3, ठीक है। पहले तो फिर भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया ना, अभी हम कुछ भी नहीं डायरेक्टली आंसर तक चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं। इनिशियल पोजीशन पे अपवर्ड मूविंग का ब्रांच है, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी इट विल होल्ड ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस है। एंड पोजीशन पे आ जाए 2 पाई पे, तो ये इंक्रीजिंग ब्रांच का एक सेक्शन है, राइट, जो 2 पाई वाला पोजीशन है। और यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी पे ही वर्क करना है और ये लेफ्ट हैंड डिसकॉन्टिन्यूटी हमें देता है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इंटरमीडिएट पोजीशन जो इंक्रीजिंग ब्रांच है, एंड इनफैक्ट आप टर्निंग पोजीशन पे भी पहले वर्क कर लो, ऐसा वाला टर्न यहाँ इंटीजर वैल्यू है तो ये डिसकंटिन्यूटी हमें देता ही है, और ऐसा वाला टर्न इंटीजर वैल्यू है वो हमें कंटिन्यूटी देता है, राइट। अब इंटरमीडिएट पोजीशन इंक्रीजिंग पार्ट पे है या डिक्रीजिंग पार्ट पे है, डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है, तो अब क्विकली हम काउंट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 in between positions, ठीक है, 9 and then 10 and 11, सिंपल वर्क, ठीक है, मेहनत फ्री है बिल्कुल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, sin x प्लस cos x होल का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस केस में तो आप सिंपल सा वर्क करना, इसे सिंप्लीफाई कर लेना, ये हमें आता है, राइट। और क्वेश्चन ने हमें सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, तो x प्लस π/4 को ना आप t कंसिडर कर लो, तो हमें √2 sin t पे वर्क करना है, और t हमारे लिए क्या है, क्योंकि ये तो x की वैल्यूज है ना, तो t फॉर अस हम π/4 ऐड कर रहे हैं, तो पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4। तो जो डिस्कशन हमें करना है वो हमें इस इंटरवल में करना है और √2 sin t के लिए करना है, ठीक है। अब √2 sin t का अगर आप ग्राफ देखें, π/4 पे बेटा यहीं से बिगिन करना है, तो π/4 पे इसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये 1 से बिगिन किया, π/4, 1, उसके बाद t आज π/2,
ये इस तरह से ऊपर गया। ts पाई बाई 2 पे ये हमें वैल्यू देता है एज √2, जो इंटीजर नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद ग्राफ नीचे की ओर मूव किया, ओके, तो ये हुआ पाई, एंड देन 5 पाई बाई 4 पे इसका जो वैल्यू आएगा, साइन 5 पाई बाई 4 -1 बाई √2 होता है, तो ये हो गया एज -1 √2 से मल्टीप्लाई होके, तो 5 पाई बाई 4 -1। अब अच्छा इंटीजर पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं इस पर्टिकुलर इंटरवल में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये है, और √2 है, √2 1 से 2 के बीच में आता है, तो इंटीजर तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और फिर इंटीजर हमारे लिए यहाँ पे है, और इंटीजर पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, राइट। अब ध्यान से सबसे पहले इनिशियल पोजीशन को ध्यान देते हैं, वो इंक्रीजिंग ब्रांच का एक सेक्शन है, तो राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी इट विल होल्ड ट्रू, तो यहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब टर्न पे देख लो, और टर्न जो है वहां पे नॉन इंटीजर वैल्यू अचीव कर रहा है, तो उस जगह पे फंक्शन का वैल्यू जब आप लेंगे √2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बिकम 1, √2 स्लाइटली छोटा वैल्यू दोनों तरफ हो रहा है, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही आएगा, तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी है। अब एंड पॉइंट पे आ जाओ, और कोई टर्न तो इन बिटवीन है नहीं, एंड पोजीशन पे हमें लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी लेना है, और वो डिक्रीजिंग ब्रांच का सेक्शन है, तो वहां पे कॉन्टिन्यूटी बनेगी। तो अब डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स कौन कौन से हुए, जो इन बिटवीन है, तो इन बिटवीन हमारे पास ये है और ये है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी दैट वी गेट दे आर 2। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है और फ्रैक्शनल पार्ट का भी प्रेजेंस है, ठीक है। तो इन तरह के क्वेश्चन में ना आप इंडिविजुअल ब्रांच में आप पहले चेक करेंगे कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज है इंडिविजुअल ब्रांच के पास, उसके बाद जहाँ पे ब्रांच रीडिफाइन हो रहा है, जैसे 2 पे हो रहा है ना, तो 2 पे फिर आप चेक करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच के पास चलते हैं, -1 से 2 का इंटरवल है, ये कांस्टेंट फंक्शन है जो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है, तो सारी कहानी इसके ऊपर बेस्ट है। अगर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है तो इस पूरे फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूअस बनाएगा, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये तो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब अगर ये कॉन्टिन्यूअस आता है तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन विल बिकम कॉन्टिन्यूअस, और अगर ये डिसकॉन्टिन्यूअस आता है तो प्रोडक्ट ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस एंड ए डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैन बी एनीथिंग, वो हम स्पेसिफिक क्वेश्चन पे वर्क करेंगे, ठीक है। और वैसे भी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है या फ्रैक्शनल पार्ट आता है, तो ये जो इंटरवल होता है ना, इस तरह से जब पार्शियली आता है तो ये इंटरवल बहुत छोटा दिया जाता है, तो आप उस इंटरवल में भी इसे सिंप्लीफाई करते हुए सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम उतना राइटिंग पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली करते हैं। देखो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ होता है, हर इंटीजर पे होता है, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर ब्रांच में कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉसिबिलिटी है तो कहाँ कहाँ है, जहां जहां ये एक इंटीजर बने, राइट, एक्स इज एन इंटीजर, इसका मतलब -1 0 एंड 1 पे हमें चेक करना होगा, ठीक है, चेकिंग आपको चेक करना होगा। एंड 2 तो इस इंटरवल का पार्ट ही नहीं है, 2 के लिए हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू लेते हुए करना होगा, क्योंकि वो चेंजिंग पॉइंट ऑफ द ब्रांचेस है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो फर्स्ट ब्रांच को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो -1 बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल है, तो राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी हमें लेना है, तो एक्जैक्टली एट -1 अगर हम फंक्शन का वैल्यू देखें तो हम इस तरह से बना लेते हैं, फंक्शन का वैल्यू एंड a माइनस एंड a प्लस, ठीक है। तो पहला चेकिंग हम कर रहे हैं -1 पे। अब एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल है तो ये तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है। अब जब आप x के पे -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू -1 दैट कम्स आउट टू बी 1, 1 - 1 इट इज 0, एंड a प्लस पे तो -1 प्लस करेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बिकम -1, -1 तो ये आ गया 0, राइट। तो यहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब 0 पे चेक करते हैं, a इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस, स्ट्रेट अवे कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस जब हम लेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाइड विद 0, तो इट इज 0, तो ये हुआ -1। फंक्शन का वैल्यू एट 0, सो इट इज 0 -1। a प्लस तो 0 प्लस, सो इट इज 0 0 -1, तो ये कॉन्टिन्यूटी हमें दे रहा है। अब नेक्स्ट पोजीशन हम लेंगे 1 पे, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो 1 इंटू 0 एंड देन दिस इज -1। फंक्शन का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये 0, जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो आगे का और आपको कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, लेकिन ये लर्निंग टाइम है तो आप करो। तो 1 प्लस के लिए आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस, सो इट इज 0, ठीक है। अब हमें फर्स्ट ब्रांच के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी तो मिल गया। अब सेकंड ब्रांच पे चलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का प्रेजेंस है, तो फ्रैक्शनल पार्ट डिसकॉन्टिन्यूअस होता है एट एवरी इंटीजर। तो अगर हमें इस फंक्शन में डिसकॉन्टिन्यूटी कहीं मिल सकती है तो इंटीजर पोजीशन पे ही मिल सकती है, और इनिशियल एंड टर्मिनल पोजीशन का डिस्कशन तो हमें सेपरेटली करना होगा, क्योंकि वहां पे वन साइडेड ही हमें लेना है। लेकिन बीच में जो इंटीजर है, जैसे 3 है, x इज इक्वल टू 3 पे आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, एंड 2 पे आपको वन साइडेड ही लेना है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर आप ग्राफ देखें ना तो इस तरह से होता है,
तो 2 से 3 के बीच में अपवर्ड मूविंग है, तो जो अपवर्ड मूविंग होता है वो राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी हमें देता है। तो 2 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस आएगा, और 4 पे अगर हम देखें तो हमें लेफ्ट हैंड लेना होगा। अब आप ग्राफ देखो एक बार, फ्रैक्शनल पार्ट हो तो 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसके बारे में तो बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस वो एक्सपांड ही हो जाएगा, एनलार्ज होगा, तो अगर डिसकंटिन्यूटी है तो रहेगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर मैं 4 पे बात करूं तो मुझे राइट साइड तो लेना ही नहीं है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू एट 4 ये एक्स एक्सिस पे होगा, 4,0 होगा, एंड 3 से 4 के इंटरवल में ग्राफ ऐसा है, तो 4 माइनस जो वैल्यू होगा वो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो डिफरेंस आ गया, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी आएगी एट 4, राइट। तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब हमें चेक करना है एट 2, जहाँ पे ये ब्रांच रीडिफाइन हो रहे हैं। तो 2 पे अगर हम फंक्शन का वैल्यू लें तो वो आ रहा है 0, एंड 2 प्लस पे अगर हम फंक्शन का वैल्यू लें, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन इंटीजर 0 ही आता है। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली करने में थोड़ा भी दिक्कत है ना बच्चा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जब भी दिखे तो आप ऐसे लिख लो उसे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चेक करो 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, एक्स एच 2, तो ये 2 ये 2 तो आ गया 0, राइट। एंड 2 प्लस के लिए क्या आएगा, तो ये होगा 2 ये होगा 2, फिर से 0 आया। 2 माइनस के लिए क्या आएगा, उसके लिए हमें इस ब्रांच पे डिपेंडेंट रहना होगा, तो ये हुआ 2, 2 माइनस के लिए ये हुआ 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 इट इज 1, राइट। तो राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू 0 है, एंड वेयर इज लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो अब आप बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। इट सेज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो फंक्शन है ना वो अभी नोन नहीं है, वो आज एक क्वेश्चन ही है हमारे सामने, क्योंकि जब आप इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो आपको फंक्शन मिलेगा, फिर हम उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के एस्पेक्ट से उसका डिस्कशन हम कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस लिमिट का है, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, n इज अ नेचुरल नंबर व्हिच इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अब ध्यान दो, जब पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो बेस्ट डिसाइड करता है कि उसका रास्ता किस तरफ का होगा, राइट। सो अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका पावर इन्फिनिटी है, एंड ये इन्फिनिटी आप ध्यान देना है, n इज अ नेचुरल नंबर एंड 2n है, मतलब इवन है वो, ठीक है। ये कोई इवन नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी है लेकिन इवन नेचुरल नंबर है, तो इन दैट केस दिस वैल्यू विल अप्रोच व्हाट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय x। तो अब यहाँ पे पहला केस, अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली पावर इन्फिनिटी इज एग्जैक्टली 1, अगर x का वैल्यू -1 है तो -1, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो इवन है, 2n के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा एज एग्जैक्टली 1। एंड अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और आप पावर इन्फिनिटी ले रहे हैं, वो भी इवन है, तो नेगेटिव भी अगर है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 0 से 1 के बीच में जब आप कोई भी नंबर लेते हैं उसकी पावर को इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, और जब पावर इन्फिनिटी बन जाता है तो वैल्यू अप्रोचेस 0, राइट। लिमिट में हमने बेसिक कैलकुलेशन के साथ इन्हें डिस्कस किया हुआ है। अगर x का वैल्यू लेसर देन -1 है या ग्रेटर देन 1 है, अब क्योंकि पावर इवन है तो फाइनली वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह का अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं ग्रेटर देन 1, उसकी पावर को ग्रेजुअली इंक्रीज करते वैल्यू इंक्रीज होता है, पावर इज इन्फिनिटी, वैल्यू बिकम्स इन्फिनिटी, करेक्ट। तो इसका मतलब इसे आप डायरेक्टली तो आंसर नहीं कर सकते, आपको इसे डिफरेंट इंटरवल में सेग्रीगेट करते हुए ही करना होगा। तो एफ ऑफ एक्स इन सिंप्लीफाइड फॉर्म विल बी व्हाट, तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे अगर x का वैल्यू लेसर देन -1 है, तो इन दैट केस दिस विल अप्रोच इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसके लिए जो लार्जेस्ट इन्फिनिटी है उसका कोएफिशिएंट का रेशियो हमें आंसर देता है, क्योंकि इन्फिनिटी के सामने ये -1 एंड 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये आ जाता है लिमिटिंग वैल्यू टू बी 1, मतलब फंक्शन सिंप्लीफाई होकर हमें 1 देता है। और अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली -1 है तब ये सिंप्लीफाई होकर हमें क्या देगा, ध्यान दो, जब x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो x पावर 2n विल बिकम 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 बाई 2 एंड इट इज 0। अब अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, इन दैट केस x पावर 2n विल अप्रोच 0, सो 0 - 1 अपॉन 0 प्लस 1 इट इज -1। और अगर x का वैल्यू 1 है तब ये बन जाएगा 0, एंड अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा, तो इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट का रेशियो हमारे लिए आंसर होगा, राइट। तो एफ ऑफ एक्स सिंप्लीफाई होके तो ये बन गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो अपने इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होते ही हैं। -1 पे डेफिनेशन स्विच हुआ है, और -1 पे क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, फंक्शन का वैल्यू ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, तो डिसकंटिन्यूटी एट -1 तो बन गया। अब 1 पे हम चेक करेंगे, क्योंकि 1 पे फिर फंक्शन रीडिफाइन हो रहा है, राइट। -1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एज 1, इसके अपने इंटरवल में तो ये कांस्टेंट है तो कंटिन्यूअस रहेगा, और 1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 है, फंक्शन का वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट वी गेट फॉर दिस फंक्शन दे आर 2, ठीक है। अब एग्जैक्टली उसी तरह से एफ ऑफ एक्स जो सेकंड क्वेश्चन है,
आप उसे भी पहले लिमिट का इवैल्यूएशन करते हुए आगे बढ़ें। सो उसके लिए n इज अ नेचुरल नंबर, ये फिर से इवन पावर ही है, तो ये क्या होगा, वो आउटपुट को डिसाइड करेगा। अब cos x का वैल्यू हमें पता ही है कि -1 से 1 के बीच में ही आता है। इसका मतलब हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि cos x का वैल्यू -1 कब है, फिर cos x का वैल्यू 1 कब है। अगर -1 या 1 नहीं है तो डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर cos x का वैल्यू -1 है, cos x का वैल्यू -1 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए, तब ये -1 पावर इवन है तो इट इज 1। एंड अगर cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो इन दैट केस पावर जब इन्फिनिटी लेंगे तो द वैल्यू विल अप्रोच 0। एंड अगर cos x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो ये 1 देगा, राइट। अब अगर कोई इंटरवल स्पेसिफिक नहीं है तो इन दैट केस आर में ये चीज तो बार बार अचीव होती रहेंगी। इसका मतलब इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन हमें देगा। लेकिन अगर इंटरवल स्पेसिफिक है, लेट्स सपोज 0 से 2 पाई में क्वेश्चन ने पूछा कि कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये फंक्शन हमें देगा, तो आप एफ ऑफ एक्स को इस इंटरवल में सिंप्लीफाई कर लो। सो कैन वी से एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले आप देखो 1 एंड -1 ये कब बन रहा है, तो -1 इस पूरे इंटरवल में ये पाई पे बनेगा और 1 ये बनेगा 0 एंड 2 पाई पे, राइट। तो इन्हीं जगह पे आपको स्प्लिट करना है बस। तो अगर x का वैल्यू 0 है तो इन दैट केस ये बन जाएगा एग्जैक्टली 1, तो ये आ गया 1, राइट। 0 के बाद फिर हमें इसे स्प्लिट करना है एट पाई, तो 0 से पाई तक में, 0 से पाई तक में ये जो वैल्यू होगा ये -1 से 1 में होगा, तो पावर एज इन्फिनिटी इज 0। फिर x इज इक्वल टू पाई पे ये -1 होगा, तो इवन पावर है तो इट विल बिकम 1। एंड x का वैल्यू पाई से, क्योंकि नेक्स्ट जो ये स्प्लिट होगा वो 2 पाई पे होगा, तो इस पूरे इंटरवल में ये -1 से 1 के बीच में होगा तो 0 आ जाएगा। एंड x इज इक्वल टू 2 पाई पे ये हमें 1 देगा, परफेक्ट है। अब देखते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो 0 पे हमें चेक करना है तो सिर्फ राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी को ही चेक करना है, तो ये 1 है ये 0 है तो डिसकंटिन्यूटी आ गई 0 पे। पाई पे अगर हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड वैल्यू 0 है और राइट हैंड वैल्यू 0 है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू एट पाई 1 है तो डिसकंटिन्यूटी वहां पे भी आ गई। नेक्स्ट अगर हम 2 पाई पे चेक करें तो वहां पे भी डिसकंटिन्यूटी है, वन साइडेड डिसकंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी ये हमें दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, find a for which a of x n is a natural number is continuous at x is equal to 1। सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस हमें a को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है n is approaching infinity, n is a natural number, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर x का वैल्यू लेसर देन -1 है, अगर x का वैल्यू -1 है, इस तरह के हमारे टोटल केसेस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन है सिर्फ 1 पे डिस्कशन करने के लिए कह रहा है, तो हम टोटल इस तरह से ब्रांचेस बना के अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे। तो विल कंसीडर अगर x का वैल्यू 1 के नेबरिंग, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस इंटरवल में है, अगर x का वैल्यू 1 है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब ध्यान देना -1 से 1 के इंटरवल में अगर आप पावर इन्फिनिटी लेते तो वैल्यू 0 बनता है, तो ये आ जाता है 1/a+2, राइट। अगर x का वैल्यू 1 है तो ये एक्जैक्टली 1 बन जाएगा, तो ये हुआ a+1/a+3, डन। अब अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट का रेशियो दैट इज a, डन। अब अगर हम 1 पे कंटिन्यूटी चाहते हैं तो इन तीनों को इक्वल बनना होगा, राइट। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, क्या कोई ऐसा a हमें मिल भी पाएगा जिसके लिए तीनों इक्वल हो पाए। तो फॉर दैट हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बेटर रहेगा, राइट। तो वो a जो इन दोनों को इक्वल बनाए और वो a जो इन दोनों को इक्वल बनाए, अगर इन्हीं में हम कॉमन वैल्यूज ऑफ a ढूंढ लेंगे तो तीनों उस जगह पे इक्वल तो बन ही जाएंगे, ठीक। सो लेट अस टेक दिस, वी गेट a² + 2a - 1 इज इक्वल टू 0, क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब a का वैल्यू जो हमें यहाँ से मिलेगा -b + (b² - 4ac/2a), राइट। सो दे आर -1 ± √2। अब इसे लेते हैं सेकेंड वाले को, तो हमें मिलता है a + 1 इज इक्वल टू a² + 3a। सो a² + 2a - 1, इसका मतलब सेम ही वैल्यूज हमें मिल पा रहे हैं। सो वी आर क्लियर कि ये वो दो वैल्यूज ऑफ a है जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनेगा एट x इज इक्वल टू 1, ठीक। नेक्स्ट, कंपोजिट फंक्शन के ऊपर बेस्ट, f of x g of x। क्वेश्चन कह रहा है f of g of x की आपको डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है। अब ध्यान देना, जब हम f of g of x लेते हैं तो इस केस में ये हो जाएगा 1/x - 2/x + 2 - 1। अब नॉर्मली बच्चों को ये आदत होती है कि इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपको कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। सिंप्लीफाई तो करते हैं जब वो डिफाइंड हो, राइट। अगर ये किसी जगह पे नॉट डिफाइंड है और आप उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली कंसिडर कर रहे हैं दैट इट इज डिफाइंड, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी तो इफेक्ट हो जाएगी, तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब ध्यान देना, सबसे पहले इस पार्ट पे आ जाए,
दो पॉलिनोमियल का रेशियो डिसकंटिन्यूअस होता है व्हेन x इज इक्वल टू -2, और डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या होता है, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होगा, राइट, पॉइंट ही मिसिंग होगा, वहां पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो डिसकंटिन्यूटी का एक पॉइंट हमें मिल गया -2। अब नेक्स्ट पे हम चलेंगे, -2 के अलावा बाकी हर जगह पे ये डिफाइंड है, कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा, और कॉन्टिन्यूअस भी होगा, क्योंकि रेशियो ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है सिर्फ और सिर्फ व्हेन द डिनोमिनेटर इज 0, और वो चीज हमने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया। रिमेनिंग पोजीशन पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही। अब फिर से डिवीजन हुआ, तो डिवीजन में डिसकंटिन्यूटी आएगी जब डिनोमिनेटर 0 होगा, इसका मतलब x - 2 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू 1 हो। सो x - 2 इज इक्वल टू x + 2, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब और कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें नहीं मिल पाएगा, द ओनली पॉइंट इज x इज इक्वल टू -2, ठीक है। आप इसे कुछ इस तरह से भी सोच सकते हो, ध्यान देना, f ऑफ g ऑफ x, अगर आप ये लिखना नहीं चाहते हो ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जो g ऑफ x है वो चाइल्ड फंक्शन है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि चाइल्ड फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड होता है -2 पे, तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ गई। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो g ऑफ x है ना, ये f के लिए आज इनपुट जा रहा है, तो चेक कर लो f में कौन से इनपुट परमिटेड है, क्योंकि f में 1 एज इनपुट तो परमिटेड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे जो कुछ भी रख रहे हो 1 कब बन रहा है, मतलब g ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो हमने g ऑफ x इज इक्वल टू 1 को सॉल्व किया, तो हमें पता चला कि ऐसा कोई भी x है नहीं, मतलब ये जो है हर g ऑफ x के लिए डिफाइंड होगा, तो फर्दर और कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें नहीं मिल पा रहा है, दिस द ओनली पॉइंट, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरह से इसे आंसर करते हैं, एफ ऑफ g ऑफ x की बात हो रही है, आपको इस तरह से लिख के करना है तो लिख के कर लें, अगर जो मैंने आपको सेकंड प्रोसेस बताया उससे करना चाहे तो आप उससे कर लें, हम डायरेक्टली करेंगे उसी से, ठीक है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है चाइल्ड फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, जो कि हमेशा ही डिफाइंड होता है। अब ये इसमें आज इनपुट जाएगा, राइट, तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होने के लिए एक्स का वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए, तो अगर एक्स की जगह आप जी ऑफ एक्स रख रहे हो तो जी ऑफ एक्स -1 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स का वैल्यू जब -1 होगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा, तो डिसकंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। और साइन एक्स का वैल्यू -1 कहाँ पे होता है, दैट इज 2n पाई माइनस पाई बाई 2, राइट। अगर इंटरवल गिवन होगा तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करते हुए आप वैल्यूज बता सकते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम मिनिमम लेते हुए हमें हैंडल करना होता है, तो इस ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच को हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमें मैक्सिमम चाहिए x एंड x स्क्वायर का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। अब x स्क्वायर x क्यूब जो पावर फंक्शन हम कहते हैं, इस पे तो हम बहुत वर्क कर चुके हैं, तो अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है तो आप डायरेक्टली कर ले, नहीं तो अगर आपको ऐसा ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ रही है तो वह काम भी आप कर सकते हैं। ये होता है y इक्वल टू x, राइट, ये है, हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे लेना है, एंड y इक्वल टू x स्क्वायर का जो ग्राफ है 0 से 1 के बीच में नीचे होता है और इसके बाद अबव चला जाता है। तो अगर हमें मैक्सिमम को सिंप्लीफाई करना है तो हम कहेंगे x 0 से 1 तक में अगर है, 1 पे तो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो आप किसी को भी मैक्सिमम की तरह ट्रीट कर सकते हो, एंड 1 से बड़े वैल्यूज के लिए मैक्सिमम इज x स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट ब्रांच को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब सेकंड पे चलते हैं। e पावर मॉड x, e पावर x का ग्राफ ऐसे होता है, जब आप मॉड x लेते हैं तो लेफ्ट साइड वाले को डिस्कार्ड करते हुए इस तरह से लेना होता है, और हमें लेना है x लेस देन 0 पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन रहेगा, ठीक। अब 1 - 2x पे चलते हैं, तो ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, और 0 पे अगर आप इसका आउटकम देखें x इज इक्वल टू 0 पे, ये हमें देता है आज 1, राइट। अब नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ध्यान देना बच्चा, 0 पे इसका डेरिवेटिव -2 है, और ये तो x लेस देन 0 के लिए e पावर -x से रिप्रेजेंटेड है, तो इसका डेरिवेटिव आता है -e पावर -x, एंड x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो ये -1 है, तो इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप -2 है, तो इसका स्लोप बड़ा है, और हमें पता है मोर द इंक्लिनेशन मोर इज अ स्लोप, राइट। इसका मतलब ये जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एज ए सेकेंड लाइन होगी, ठीक है, ऐसे, और ये ग्राफ तो आगे बहुत स्पीड से ऊपर की ओर मतलब इस तरह से होगा, तो कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, और हमें चाहिए दोनों का मिनिमम, मिनिमम मतलब द वन विच लाइज बिलो। तो एक काम करते हैं, आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है मिनिमम, तो यहाँ पे ये है, उसके बाद ये, तो कॉन्टिन्यूएशन में ही आ रहा है ना, राइट। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें नहीं मिलेगी, और उसी तरह से इस पोर्शन पे भी अगर आप देखो तो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे भी हमें नहीं मिलेगी। तो अगर कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का स्कोप है तो कहाँ पे है, 0 पे, तो 0 पे ही हम स्पेसिफिकली चेक करेंगे, ठीक है। तो 0 प्लस पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि इस ब्रांच से वो इवैल्यूएट होगा, एंड 0 पे भी फंक्शन का वैल्यू 0 ही है, और 0 माइनस की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों इक्वल है एंड दोनों ही 1 है, तो 0 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और द फंक्शन वैल्यू, दैट मींस डिसकंटिन्यूटी आ गई। सो द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट वी गेट इज एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट,
ये सीरीज के फॉर्म में मैंने दिया है, इनफाइनाइट सीरीज है और हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को ना देखते ही हमें इमीडिएटली ये तो पता चल जाता है कि ये टेलीस्कोपिक पैटर्न का क्वेश्चन है। इसे हम लिख सकते हैं आज x अपॉन 1 प्लस एक्स है ना। तो कई बार क्या होता है फर्स्ट टर्म के लिए ना हमें स्ट्राइक नहीं करता कैसे करना है, तो आप उसे ऐसे ही रहने दो अभी के लिए। ठीक है, सेकेंड टर्म पे आ जाओ, क्या इन दोनों का डिफरेंस ये है, तो इन सच केसेस सेकेंड टर्म को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस 2x, राइट। तो अब हमें ये समझ आ रहा है कि देखो यहाँ x इंटू 1 है, x इंटू 2 है, x इंटू 1 है मतलब डेफिनेटली x इंटू 0 रहा होगा जो कि 1 बन गया, इसलिए 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इन दोनों का डिफरेंस x है, so can we write it to be 1 minus 1 by 1 plus x exactly in the same way. By that जो थर्ड टर्म आएगा that will be 1 by 1 plus 2x minus 1 by 1 plus 3x, right? और ये चीज आगे इस तरह से कंटिन्यूड रहेगा। और जब भी हम इनफाइनाइट सीरीज का इवैल्यूएशन करते हैं तो हम उसे nth टर्म पे क्लोज करते हैं, राइट। सो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, ये थर्ड टर्म है, राइट। थर्ड टर्म में 2 and 3 है, सो बाय दैट nth टर्म में होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, n अप्रोचिंग इन्फिनिटी हम बाद में अप्लाई करेंगे वंस वी सिंप्लीफाई। तो ये इस तरह से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एन एक्स। एंड इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं एलसीएम लेते हुए, सो वी गेट nx अपॉन 1 प्लस nx, डन। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अभी हमें f ऑफ x नहीं मिला है तो कॉन्टिन्यूटी पे तो हम बाद में चलेंगे, पहले तो हमें f ऑफ x को सिंप्लीफाई करना होगा। अब ये एक लिमिट का केस है ना, n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अब ध्यान देना, अगर x का वैल्यू एक्जैक्टली 0 है तो उस केस में तो आपको इस पे जाने की भी जरूरत नहीं है, x अगर एक्जैक्टली 0 है तो सभी के सभी टर्म से 0 बनते जाएंगे। तो उस केस में हमें क्लियर है कि फंक्शन का वैल्यू 0 बन जाएगा व्हेन x इज एक्जैक्टली इज 0, राइट। क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट करता है, तो उस एस्पेक्ट से हमने इसे पहले ही सेपरेट कर दिया। अब ले लो अगर x का वैल्यू नॉन जीरो है तो उस केस में ये इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट का रेशियो इट इज 1, राइट। और क्वेश्चन ने कहा ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, तो क्लियरली इट इज फॉल्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मॉड का प्रेजेंस है वो भी पार्शियल मॉड है, तो एक काम करते हैं इसे हम पहले सिंप्लीफाई करके इसे लिख लेते हैं क्योंकि मॉड ऑफ x है। तो अगर x नेगेटिव है इन दैट केस मॉड x विल बिकम माइनस x, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। सो ये रह जाएगा आज 10 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड k व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इन दैट केस ये मॉड x बनेगा, तो ये होगा 2 बाई एक्स, तो x प्लस 1 होल पावर 2 माइनस 2 बाई एक्स। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, x इज अप्रोचिंग 0 माइनस, तो ये आ जाएगा 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1 एंड फंक्शन का वैल्यू है k, राइट। f ऑफ 0 इज k एंड राइट हैंड लिमिट देखेंगे x इज 0 प्लस, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 पावर माइनस इन्फिनिटी। तो जैसे आप 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हैंडल करते हो एक्जैक्टली उस तरह से कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हुआ x प्लस 1 होल पावर 2 बाई एक्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लिमिट में हमने किया हुआ है, अगर x प्लस 1 होल पावर 1 बाई एक्स है, x इज अप्रोचिंग 0 प्लस और 0 माइनस और 0, दिस विल गिव अस e। और अगर यहाँ पे k है तो ये आ जाएगा e पावर k, राइट। तो अब आप देखो x इज अप्रोचिंग 0, ये 1 है और ये आ जाएगा e स्क्वायर, राइट। सो ये 1 बाई e स्क्वायर। क्या ये तीनों इक्वल हो सकते हैं किसी भी k के लिए? पॉसिबल नहीं है, सो नो सच k। फाइन, ऑप्शन बेस्ट होंगे, अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर नेक्स्ट। ये है x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन एंड x लेस देन इक्वल टू 0 पे फाइंड k फॉर व्हिच द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब 0 पे अगर हम फंक्शन का वैल्यू देखें तो 0 इस ब्रांच के साथ इंक्लूडेड है, तो ये आ जाएगा 0 0 k। तो फंक्शन का वैल्यू एट 0 इज k एंड ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले या फंक्शन का वैल्यू ले, एक ही बात है। तो 0 माइनस के लिए भी ये k ही है। अब बस हमें 0 प्लस पे लेना है वैल्यू और वही k का वैल्यू हो जाएगा इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो उसके लिए आप देखें 0 बाई 0 फॉर्म में और डिनोमिनेटर के पास 2 0 है, x इंटू एक्स है, तो या तो आप LHL अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 2 बार करना होगा या एक बार करके आप स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज ले सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स है 3 पावर x माइनस 1, 2 पावर x माइनस 1, करेक्ट। तो एक x यहाँ, एक x यहाँ, और ये है ln3 स्टैंडर्ड लिमिट और ये है ln2, राइट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं ln3 इंटू ln2। इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप नहीं है, इसे आप ऐसे ही रहने दें। तो क्वेश्चन ने पूछा है वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, ऑप्शन बेस्ट होगा, तो वैसे k वैल्यू इज 10। ठीक है, नेक्स्ट
नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करना है दोनों ही क्वेश्चन में। तो सिग्नम है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई ही कर लो, ठीक। और सिग्नम फंक्शन करता क्या है, जो भी इनपुट है उसका साइन, अगर उसका साइन नेगेटिव है तो -1 आउटपुट देता है, पॉजिटिव है तो +1 देता है, और अगर इसका वैल्यू 0 है तो 0 आज आउटपुट वो देता है। तो इसे हम ले लेते हैं आज व्हेन इज दिस इक्वल टू 0 +-1। तो x का वैल्यू अगर +-1 है तो इन दैट केस ये 0 बन जाएगा, तो फंक्शन ही सिंप्लीफाई होकर 0 बन जाएगा। अब देखते हैं x या -1 नेगेटिव कब है, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। तो अगर x -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल है, इन दैट केस ये नेगेटिव होगा, दैट मीन्स ये -1 होगा तो -x³ बनेगा। एंड अगर x का वैल्यू लेसर देन -1 या ग्रेटर देन 1 है, तो इन दैट केस ये +1 होगा, तो ये x³ में सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के कितने होंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाई हो रहा है, और आप इसे ग्राफ बनाते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसी तरह से प्रोसीड करते हैं प्योर अलजेब्राइक ग्राउंड से ही, ठीक। तो अगर x का वैल्यू लेसर देन -1 है तो x³ से पहचाना जाएगा, x का वैल्यू अगर -1 है तो 0 से पहचाना जाएगा। अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, x की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 से 1 के लिए -x³ से पहचाना जाएगा। एंड x का वैल्यू अगर एक्जैक्टली 1 है तो 0 से, और अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसकी पहचान हो रही है x³ से। इसके हमने सारे ब्रांचेस नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब अपने अपने इंटरवल में तो ये सभी कॉन्टिन्यूअस होंगे ही। तो अगर डिसकंटिन्यूटी का कहीं चांस है तो -1 एंड 1 पे ही है, और -1 पे अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 1, फंक्शन का वैल्यू 0, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई, और 1 पे भी डिसकंटिन्यूटी, सो 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, tan x + 2 डिसकंटिन्यूअस होगा जब tan x डिसकंटिन्यूअस होगा, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, न्यूमरेटर डिफाइंड ही नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूटी तो कंफर्म्ड है। अब ये पॉलिनोमियल है, ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस आता है। अब इन दोनों का रेशियो डिसकंटिन्यूटी देगा जब डिनोमिनेटर 0 हो, मतलब x इज इक्वल टू प्लस और -1/√2 पे, तो स्ट्रेट अवे डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी रीजन हमें मिल रहे हैं ना, वो रीजन है जहाँ पे ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसका कोई भी एक पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इन दैट केस फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स पे भी ये फंक्शन अनडिफाइंड है, और इन जगह पे भी ये फंक्शन अनडिफाइंड है। दैट मीन्स ओवरऑल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी सारे इस टाइप के होंगे, ठीक। अब ये तो बचा इनफाइनेटली मेनी टाइम्स आ जाएगा रियल नंबर्स में, तो इस तरह के क्वेश्चन में इंटरवल रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में आप वैल्यूज को बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 0 से 2π का ओपन इंटरवल है, तो हम कहेंगे इस तरह के जो पोजीशंस है 0 से 2π के इंटरवल में π/2 एंड 3π/2 है, तो 2 पॉइंट्स यहाँ से मिले, और इन दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू जो इस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो नेगेटिव वाला तो आएगा नहीं, पॉजिटिव वाला ही आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर 3, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पे ही हमें मिलेंगे, और बहुत रिपीटेटिव कैटेगरी है, सच ए सिंपल, और एक बार कर लेते हैं उसके बाद तो ओरली भी हम इसे हैंडल कर सकते हैं। देखो, स्मॉलेस्ट m फॉर विच f of x is thus x not equal to 0, 0 when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। तो फंक्शन का वैल्यू एट 0 तो 0 है, राइट। लिमिटिंग वैल्यू अब हम देखेंगे, तो x पावर m sin 1/x, x is approaching 0। अब ध्यान देना, ये एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है -1 से 1 के बीच में। अगर हम उसे डिफाइंड करना चाहते हैं ना, तो ऑसिलेटिंग वैल्यू को हमें 0 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, ओनली देन वो वैल्यू डिफाइंड हो सकता है। अगर आप किसी नॉन जीरो वैल्यू के साथ उसे एसोसिएट करते हैं तो डिफाइंड फिर भी नहीं होगा। तो अगर हम कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं तो पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि वो डिफाइंड होना चाहिए, और डिफाइंड होने के लिए हम उसे 0 से एसोसिएट करना पड़ेगा। तो 0 से एसोसिएशन, एंड m इज ए नेचुरल नंबर, तो x पावर m 0 कब बनेगा, जब m कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो। m का वैल्यू 0 होगा तो ये 1 बन जाएगा। अगर m का वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे तो नेचुरल नंबर दे दिया गया है, बट अदरवाइज आई एम टेलिंग यू कंप्लीट डिस्कशन। अगर m का वैल्यू नेगेटिव है, इन दैट केस ये 1 बाई, जैसे m 2 है तो x², तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। हमें 0 से ही एसोसिएशन चाहिए, तो क्लियर हो जाता है m कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। मैंने नेचुरल नंबर दिया है तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इस टाइप का है, मतलब ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूटी तो आ जाएगी। क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m पूछा है, सो आंसर इज 1। अब अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कर देती हूँ, नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी, तो इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज तो यहाँ इन्फिनिटी क्रिएट करेंगे, और अगर हम 0 लेते हैं m का वैल्यू, तो इन दैट केस ये 1 बनेगा, ऑसिलेटिंग ही रहेगा। और अगर m का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, इन दैट केस इट विल बिकम 0, सो 0 एसोसिएटेड विद एन ऑसिलेटिंग वैल्यू विल बिकम 0, तब वो कॉन्टिन्यूटी हमें दे पाएगा। तो द लिस्ट वैल्यू इज 1। फाइन, नेक्स्ट इट सेज फाइंड a and b for which f is continuous at x is equal to 0। अब फंक्शन का वैल्यू एट 0 a है, एंड राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन पूरी तरह से नोन है, ओके। तो sin x by
2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते डायरेक्टली लेने में, तो आप ऐसे लिख लें, ठीक है। एक्स इज अप्रोचिंग 0+, जब एक्स 0+ को अप्रोच करेगा तो ये एक्जैक्टली 0 बन जाएगा, राइट। तो हमारे पास रह जाता है sin x बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0 पे ये वाला पार्ट तो 1 बन जाएगा, तो ये आ गया 1/2। एंड फंक्शन का वैल्यू है a, मतलब इन दोनों को इक्वल बनना होगा कॉन्टिन्यूटी के लिए। अब इसका इवैल्यूएशन हम करेंगे, उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ tan x बाई एक्स एक इवन फंक्शन होता है एंड 0 के नेबरिंग पोजीशन पे ये 1+ काइंड का होता है, ठीक है। तो आप इसे 1+ इस तरह से कुछ लिखें, h लिखना चाहे लिखें, नहीं तो 1+ आप इसे छोड़ दें। अब जब ये 2 टाइम्स होगा तो ये 2+ समथिंग होगा, ठीक। एंड उसका जब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे ना तो दैट विल बिकम 2, तो ये आ गया 2b। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a एंड b क्या आएंगे, तो a इज 1/2 एंड b इज 1/4, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर भी है एंड इस इंटरवल में हमें डिस्कशन करना है। तो इन तरह के सिचुएशन में ना आप सिर्फ इतना सा करो, यहाँ एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसमें आइडेंटिफाई कर लो कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हैं, जो हम वैसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ के बारे में हमें क्लैरिटी है, और वैसे भी मैं आपको किसी भी एफ ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर को हैंडल करने का तरीका ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट्स हम ऐसे ही ले लेते हैं डायरेक्टली। तो एक्स स्क्वायर है -1 पे, यह हमें देता है 1, 0 पे ये टर्न लेता है, ये 0,0 है। उसके बाद 3 पे इसका जो आउटकम आता है दैट इज 9। तो ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, -1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है एंड अगर हम लास्ट वैल्यू देखें इंटरवल में 3 पे भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, और इंटरमीडिएट पोजीशन पे क्योंकि ये डिक्रीजिंग ब्रांच है, डिक्रीजिंग ब्रांच में आप देखो यहाँ 0 है और यहाँ पे जो आउटकम है 1 है, तो इन बिटवीन तो कोई इंटीजर आता ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑल थ्रू आउट ये कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। और इस तरफ अगर हम देखें 0 से 9 तक ये जा रहा है, तो इन बिटवीन जो इंटीजर वैल्यू ये अचीव कर रहा है दे आर 1 2 3 सो ऑन अप टू 8, राइट। सो 8 पॉसिबिलिटीज, और हर जगह में दोनों तरफ के कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना होगा, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सेक्शन में तो वो डिसकॉन्टिन्यूटी देती ही देती है। तो 8 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए, और वो कौन से x के लिए होंगे उन्हें हम लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे होगा, देन x इज इक्वल टू, क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू 2 है तो x इज इक्वल टू √2 पे होगा, फिर √3 and then √4, √5, √6, then √7 and √8, परफेक्ट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आती है, तो -1 तो स्टार्टिंग पोजीशन है, वहां पे राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी रहेगी, एंड 0 पे डिसकंटिन्यूटी होगी, 1 पे होगी, 2 पे होगी, और 3 पे हमें लेफ्ट हैंड लेना है, वो भी डिसकंटिन्यूटी हमें देगी, ठीक है। अब आप ओवरऑल देखो, जो फर्स्ट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस इन जगह पे है, सेकंड वाला यहाँ पे है, तो जो कॉमन पोजीशन है ना वहां पे दोनों डिसकंटिन्यूअस होंगे, तो वहां पे तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोनों लिस्ट में जो कॉमन पोजीशन है वो कौन से हैं वो आप आइडेंटिफाई कर लो, दे आर 1 2 एंड 3, राइट। तो इन्हें तो हमें सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा, तो इन्हें तो हम इस लिस्ट में से कर देते हैं क्रॉस। अब इनके अलावा बाकी जो भी वैल्यूज आपको दिख रहे हैं वो या तो इसके पास है या इसके पास है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, या तो ये अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये कॉन्टिन्यूअस है। जैसे 0 की बात करते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस है ये कॉन्टिन्यूअस है, तो सम और डिफरेंस ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस एंड ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन विल लीड टू डिसकंटिन्यूटी। उसी तरह से -1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है, इट विल गिव अस डिसकंटिन्यूटी। तो ये पॉइंट्स तो आज इट इज काउंट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास स्ट्रेट अवे है। अब हमें 1 2 एंड 3 पे चेक करना होगा, तो ओरली ऐसे ही ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एंड राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक। तो 1 पे 1 का स्क्वायर 1, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 1, 1 - 1 इट इज 0। 2 पे भी लिख लेते हैं फंक्शन का वैल्यू एक ही साथ, तो 4 - 4 0, 3 पे भी ये 0 ही है, ठीक है। अब a माइनस पे चलते हैं, a माइनस तो 1 माइनस पे, तो 1 माइनस काइंड ऑफ वैल्यू को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू 1 से थोड़ा सा ही छोटा आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा 0 माइनस 1 माइनस, जब हम उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे तो 0 0 का स्क्वायर 0, तो मतलब ये आ गया 0, ठीक। अब a प्लस पे भी ले लेते हैं, मतलब 1 1 प्लस पे, तो 1 प्लस को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बिकम 1, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 स्क्वायर करेंगे 1, तो बचा 1 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है, राइट। अब 2 पे चेक करते हैं, तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू हमने ऑलरेडी ले लिया है, 2 माइनस पे चलते हैं, तो जब हम 2 माइनस लेंगे और उसे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो 2 माइनस मतलब 2 में से माइन्यूटली स्मॉलर का जो स्क्वायर आएगा वो 4 से थोड़ा छोटा आएगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा 3, ठीक। और 2 माइनस आप लोगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 आएगा, उसको स्क्वायर करोगे, राइट। उसी तरह से 2 प्लस
स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस आएगा, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 होगा, एंड ये होगा 2 प्लस का ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे तो आ गया 2 पे डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, जबकि ये 2 है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। अब 3 पे चेक करते हैं, तो फंक्शन का वैल्यू तो 0 है, जब हम 3 माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा 9 में से थोड़ा छोटा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 8 माइनस 3 माइनस मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी 2, 2 को स्क्वायर करेंगे 4। यही दोनों अनइक्वल है, तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट तो वैसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है, लेकिन हम लर्निंग फेज पे हैं, तो एक बार इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम 3 प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा 3, स्क्वायर करेंगे 9, और ये आएगा 9 से थोड़ा बड़ा, ग्रेटेस्ट वैल्यू 9, तो दिस इज 0। परफेक्ट। तो कितने पॉइंट्स हमें यहाँ से फर्दर मिल गए? 2 मोर। क्लियर? नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज प्लस, दो ब्रांचेस में है, हमें 0 पे डिस्कशन करना है। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू तो 0 है, एंड लिमिटिंग वैल्यू हमें लेना है, और 1/x का प्रेजेंस है, जो कि 0 प्लस के लिए इन्फिनिटी एंड 0 माइनस के लिए माइनस इन्फिनिटी, ऑल टुगेदर दो एक्सट्रीम वैल्यूज है। तो आपको इन तरह के सिचुएशन में दोनों तरफ का ही लिमिट लेना होता है, तो 0 प्लस हम लेंगे एंड 0 माइनस लेंगे। राइट, तो जब हम 0 प्लस लेंगे तो उस केस में ये वैल्यू तो 0 को अप्रोच कर रहा है, साथ में e पावर 1/0 प्लस मतलब e पावर इन्फिनिटी, और ये होगा e पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड e पावर माइनस इन्फिनिटी विल अप्रोच 0, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट का रेशियो, तो ये हो गया 0। इस तरफ आते हैं, तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, एंड 0 माइनस के लिए e पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0, और ये होगा e पावर इन्फिनिटी। राइट, तो ये e पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट का रेशियो विच इज -1, ये भी आया 0, और फंक्शन का वैल्यू भी 0 है, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट, f of x is sin fractional part of x upon x is greater than 0, k1 when x is equal to 0 and k2 times of this when x is less than 0. It says if f of x is continuous at x is equal to 0, then k1 plus k2 is equal to what? तो हमें फंक्शन का वैल्यू इक्वेट करना है विथ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी कॉन्टिन्यूटी आ सकती है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमें इस पे डिपेंडेंट होना होगा, तो x इज अप्रोचिंग 0। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट पे डायरेक्टली काम करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसे लिख के करें अपॉन x। तो अगर x 0 प्लस है तो ये तो स्ट्रेट वे 0 बन जाएगा, sin x बाई x एक्सटेंड्स टू 0 पे 1, तो राइट हैंड लिमिट है 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं, दिस इज k2 टाइम्स 0/0 फॉर्म है, तो जब दो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, दोनों में बेस सेम है, तो करने का तरीका हमारा ये होता है कि दोनों में से किसी एक को हम कॉमन ले लेते हैं, इसे लिया, तो हमारे पास रह जाएगा e पावर x अपॉन e पावर साइन x, जिसे हम e पावर x माइनस साइन x लिखते हैं। करेक्ट, दिस इज x माइनस tan x। अब x टेंस टू 0 के लिए तो 1 है, आज ये फैक्टर है तो उसे तो आप ऐसे डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं, और ये है e पावर x माइनस साइन x जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर यहाँ पे x माइनस साइन x का प्रेजेंस है तो ये पूरा 1 को अप्रोच करेगा। ठीक, तो x माइनस साइन x से मैंने ना डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, और x माइनस tan x जो था वो वैसे ही रहा। डन। अब ये 0/0 फॉर्म है, तो आप LH रूल से इसे हैंडल कर सकते हैं, या आप एक्सपेंशन से भी इसे कर सकते हैं। k2 इसके साथ है, तो मैं LH रूल से इसे करती हूँ, तो 1 माइनस कॉस x एंड दिस इज 1 माइनस सेक स्क्वायर x। करेक्ट, अब फिर से ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो आप फिर से LH रूल अप्लाई कर सकते हैं, या तो यहाँ पे भी आप इसे सिंप्लीफाई करते हुए इसका इवैल्यूएशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 1 माइनस कॉस x है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर, वो 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, एंड ये सेक स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x होता है, तो माइनस tan स्क्वायर x हो गया। राइट, तो जब साइन एंड tan का रेशियो है, दोनों के पास पावर 2 है, तो आप इस तरह से साइन x/2 tan x इस तरह से करते हुए कर सकते हो। वैसे मैंने आपको मल्टीपल तरीके बताए हुए हैं, आप किसी से भी कर सकते हो। x जब 0 को अप्रोच करता है तो ये x/2 को अप्रोच करता है, ये x को अप्रोच करता है, तो x हुआ कैंसिल, 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, -2 से मल्टीप्लाई हुआ। राइट, तो ये तो हो गया माइनस k2/2। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज k1 एंड k2, तो k1 का वैल्यू 1 है और k2 का वैल्यू -2 है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से सिमिलर सा एक क्वेश्चन है बच्चा, 3 ब्रांचेस में है, फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, k1 एंड k2 को सॉल्व करना है। तो फंक्शन का वैल्यू एट 0 है k1, दैट शुड बी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, दैट्स इट। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x इज अप्रोचिंग 0, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, दोनों सेम है, तो हमें पता है कि tan t/t as t अप्रोचेस 0 वो 1 प्लस काइंड का वैल्यू होता है, तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 बन जाता है, तो ये हो गया आज k2। तो k1 एंड k2 दोनों इक्वल है। अब राइट हैंड लिमिट के पास चलते हैं, तो x इज 0 प्लस,
तो बच्चा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अब अगर x 0 प्लस है तो ये 0 बन गया, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, e पावर x माइनस, अब देखो 2 पावर x 0 प्लस है तो ये 0 और दोनों ही 0 प्लस का इनका वैल्यू है। उन्हें जब हम 0 प्लस मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल, जब दो नेग्लिजिबली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटीज को आप ऐड करते हैं तो नेग्लिजिबली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी आता है और उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 होगा एंड 2 पाई एक्जैक्टली 0 विल गिव अस 1, राइट। और नीचे है x प्लस साइन x ओवर, अब x इज अप्रोचिंग 0 प्लस, ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, आप एक्सपेंशन का यूज ले सकते हो या एलएचएल का आप यूज ले लो। तो ये हुआ 1 प्लस cos x, x टेंस टू 0 पे इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया, दिस इज 1/2, राइट। सो दिस इज 1/2, k1 एंड k2 बोथ आर 1/2, तो मॉड्यूलस का समेशन, फाइन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, f ऑफ x एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन है, नीचे ये है, एंड x लेस देन इक्वल टू 0 पे ये 4 से डिफाइंड है, f कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, ओके। तो 1 माइनस साइन 3x देखते ही विल इमीडिएटली राइट इट एज 2 साइन स्क्वायर 3x/2, राइट। एंड x इज अप्रोचिंग 0, क्योंकि 0 पे हमें डिस्कशन करना है ना, तो अगर आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो साइन 3x/2 को हम 3x/2 से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ये पूरा हमारे लिए आ जाएगा 2 इंटू 3x/2 का स्क्वायर, सो 9x² 4, तो 9x²/2। तो इस पूरे की अब हमें यहाँ जरूरत नहीं है, विल जस्ट रिप्लेस इट बाय दिस, डन। अब आप ध्यान से बात को समझें, जो हमने लिमिट में भी ऑलरेडी किया है और मैंने बार बार कहा है कि इसको यूज करते हुए हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। जब डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करता है, न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है और x टेंस टू 0 पे हमें मिल रहा है e+1, तो e+1 अगर नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर 0 है तो कभी भी फाइनाइट वैल्यू नहीं दे सकता, और फाइनाइट नहीं आएगा तो कॉन्टिन्यूटी तो आ नहीं सकती। तो अगर हम इस लिमिटिंग वैल्यू को फाइनाइट बनाना चाहते हैं, तो ओनली वे इट इज पॉसिबल इज, डिनोमिनेटर में x² है ना, तो x² से छोटे वाले कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म जो कि e+1 है वो भी 0 होना चाहिए, राइट। तो ये वाले टर्म अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तभी ये फाइनाइट वैल्यू दे सकता है, और कॉन्टिन्यूअस है तो फाइनाइट तो आना जरूरी है। अब आप इसे x² से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x² कैंसिल हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद ax² प्लस bx प्लस c अपॉन 9/2, राइट। अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो ये हमें वैल्यू देगा 2c/9, राइट। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट, एंड फंक्शन का वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट देगा 4, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो c फॉर अस इज, ये 2 हुआ कैंसिल, c इज 18, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सी डी एंड ई का समेशन क्या आएगा। तो इन तरह के क्वेश्चन में ए बी के बारे में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ए एंड बी कैन बी एनीथिंग फॉर दिस टू बी फुलफिलिंग, ठीक है। सो दैट्स इट, आई थिंक वी टुक ए गुड एक्सपोजर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आप कंफर्टेबली क्वेश्चंस कर सकते हैं, जहां से मर्जी वहां से करें, यू कैन नॉट हैव एनी प्रॉब्लम हैंडलिंग देम, ठीक है। सो वी आर क्लोजिंग इट बेटा।